हेलो स्टूडेंट, हम लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें डेवलपमेंट में एक और जो क्रांति हुई हमारे देश में वो थी ग्रीन रेवोल्यूशन। आपको पता है हमारे देश में जब आज़ादी मिली हमें तो बहुत ही पिछड़ापन था कृषि में। और जब 5 ईयर प्लान शुरू हुए तो हमने पहला जो 5 ईयर प्लान था वो कृषि पर आधारित था, कृषि फोकस्ड था। कृषि के लिए बड़े बड़े बांध बनाए गए, बिजली जनरेट की गई ताकि हर खेत में बिजली और पानी पहुंच सके। और जो पुराने ढंग की खेती है उसके लिए नए नए बीजों का प्रयोग हो। उससे पहले एक जो बड़ी घटनाएं होती हैं जो किसी क्रांति का कारण बनती है वो ये थी, इतना बड़ा देश होते हुए भी हमारे पास फूड सिक्योरिटी नहीं थी। फूड सिक्योरिटी का मतलब हमारे पास इतना अनाज नहीं था कि हम आसानी से अपने देशवासियों का पेट भर सके। जबकि लगातार जनसंख्या, आजादी के बाद जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। हर 10 साल में लगभग 15 से 20 करोड़ जनसंख्या उस टाइम बढ़ रही थी। तो सरकार का एक बड़ा चिंता का कारण ये था कि हमें फूड सिक्योरिटी के लिए विदेशों की तरफ देखना पड़ रहा है। इतनी बड़ी एग्रीकल्चर लैंड है देश के पास, लेकिन हम फूड सिक्योरिटी में पीछे हैं बहुत ज़्यादा। और जो देश हमें अनाज प्रोवाइड करते हैं वो हम पर बहुत ज़्यादा कंडीशंस थोपते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, अगर आप हमसे अनाज लोगे तो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इस प्रेशर को दूर करने के लिए भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। उससे पहले एक थोड़ी सी बात मैं बता दूं, नॉर्मन बोरलॉग एक कृषि वैज्ञानिक थे मैक्सिको के, वैसे अमेरिकन थे। जन्म उनका मैक्सिको में हुआ था। नॉर्मन बोरलॉग, इसे हम वर्ल्ड में हरित क्रांति का जन्मदाता कहते हैं। इसने क्या किया था, जो गेहूं और चावल के पौधे थे उनके जीन चेंज करके, जीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके प्रोडक्शन को बढ़ाया था। पहले क्या होते थे, इतने लंबे पौधे होते थे और बालें छोटी छोटी होती थी। बालें छोटी होती थी तो प्रोडक्शन भी कम होते थे। इन्होंने जीन में क्या परिवर्तन किया, पौधे की लंबाई कम हो गई। अब देखो, देसी गेहूं का पौधा बहुत लंबा होता है, बालें छोटी होती है, प्रोडक्शन बहुत कम होता है। एक एकड़ में 25 से 30 मन गेहूं होता है वहाँ। लेकिन जो नॉर्मन बोरलॉग ने चेंज किया पौधा, उसमें पौधे की लंबाई तो कम हो गई बट जो बाली थी वो बड़ी हो गई। ठीक है। और इससे प्रोडक्शन जो है आप देखोगे 60-70 मन एक एकड़ में गेहूं उग जाता है। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन थी। इसका एक बड़ा कारण आने का ये था कि 1966-65 में हमारे यहाँ युद्ध भी चल रहा था और साथ में अकाल का टाइम भी था। पाकिस्तान से युद्ध होकर हटा था 1965 में। 66-67 में बिहार बंगाल के इलाकों में भयानक अकाल आया और बहुत सारे लोग मारे गए उस टाइम। तो उसके बाद जो कांग्रेस सरकार थी उसका फोकस था, जैसे लाल बहादुर के शास्त्री के टाइम ये चीज़ें शुरू हुई। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया कि जिस तरह से सीमा पर जवान जो है रक्षा करता है, क्योंकि उस समय देश क्रूशियल टाइम से गुजर रहा था। तो इसी तरह से कि जो जवान है, वो किसान है, वो भी खेतों में इतना काम करे कि हमें फूड सिक्योरिटी के लिए किसी दूसरे देश की तरफ ना देखना पड़े। हमारे देश में कृषि वैज्ञानिक थे स्वामीनाथन, वीएस स्वामीनाथन, अभी भी जीवित हैं, ये नेट पे सर्च कर सकते हो। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जो वेरी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं उनमें। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इन द फेज ऑफ द प्रिवेलिंग फूड क्राइसिस, चारों तरफ फूड क्राइसिस था हमारे देश में। द फूड क्राइसिस का मतलब इम्पोर्टेंट जो खाने का अनाज है वो नहीं मिल रहा था लोगों को। द कंट्री वाज क्लियरली वनरेबल टू एक्सटर्नल प्रेशर एंड डिपेंडेड ऑन फूड एड मेनली फ्रॉम द यूएस स्टेट। अमेरिका में आपने पढ़ा है कि गुट निरपेक्षता की नीति हमने अपनाई थी, तो अमेरिका थोड़ा सा नाराज था हमसे कि हमारे गुट में क्यों नहीं शामिल हो रही। और फूड सिक्योरिटी का प्रेशर जो है वो हमें अमेरिका से झेलना पड़ा था, क्योंकि हमें वहाँ से फूड ऐड मिल रही थी, भोजन में मतलब अनाज वहाँ से आ रहा था। ये सीधी सी बात ये है।
द यूनाइटेड स्टेट इन टर्न पस्ट इंडिया टू चेंज इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। और इस प्रेशर में, इस फूड सिक्योरिटी के बदले, फूड एड के बदले अमेरिका हमसे चाहता था कि हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज करें। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पढ़ाया था, इकोनॉमिक रूप से हमने मिक्स्ड पैटर्न अपनाया था। हमने अमेरिका की पूंजीवादी नीतियों को नहीं अपनाया, बल्कि हमने रशिया की जो सोशलिस्ट पैटर्न है वो थोड़े थोड़े प्राइवेटाइजेशन के साथ अपनाया था। तो इस वजह से अमेरिका ये कह रहा था कि आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बदलिए, आप अपने उद्योग प्राइवेट लोगों के लिए खोलिए, ताकि विदेशी कंपनियां हमारे जैसे देश वहां आए आपके देश में और हम अपनी कंपनियां लगा सकें। गवर्नमेंट अडॉप्ट न्यू स्ट्रैटेजी फॉर एग्रीकल्चर इन ऑर्डर टू इंश्योर फूड सफिशिएंसी। और अब गवर्नमेंट को नए जो कानून, स्ट्रैटेजी थी, रणनीति, वो अपनानी पड़ी कि ताकि यूएस का दबाव ना झेलना पड़े और हम अपनी खुद की चीज़ें तैयार कर सकें। हमें किसी से फूड के लिए, कम से कम रोटी के लिए तो ना देखना पड़े। आज अगर आप देखोगे, अभी कोविड-19 में गणना हो रही थी कि अगर हम सभी को भोजन भी दे, ऐसी स्थिति आ जाए कि आपातकाल आ जाए, प्रोडक्शन कम हो जाए कोविड-19 की वजह से, तो क्या हालात हैं। तो मैं आपको एक बड़ी अच्छी खबर ये दूंगी कि भारत में आपातकाल से 10 गुना अनाज आपातकाल में होता है, तो आपके पास 7 गुना अनाज होना चाहिए, लेकिन हमारे उस 7 गुने से भी 10 गुना अनाज हमारे पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे किसानों ने बड़ा अच्छा काम किया है। Food sufficiency, instead of the earlier policy of giving more support to the area and farmers that were lagging behind, now it was decided to put more resources into those areas which already had irrigation and those farmers who were already well off. अब जहाँ हमारी कृषि की नीतियाँ थोड़ी सी ऐसी थी कि किसान को सपोर्ट नहीं करती थी, अब ऐसी नीतियाँ बनाएगी कि जहाँ इरिगेशन, सिंचाई के सिस्टम पहुँच गए हैं और लोग वैसे ही धनी हैं, वो अपनी खेती पर पैसा लगा सकते हैं, उनको और फैसिलिटी दी जाए। द आर्गूमेंट वाज दैट दोज हु आर ऑलरेडी हैड द कैपेसिटी कुड हेल्प इंक्रीज प्रोडक्शन रैपिडली इन शॉर्ट टर्म। क्योंकि उनका तर्क ये था कि अगर हम जो खुद पैसा लगा सकते हैं, अगर उनकी और मदद करें तो क्या होगा कि वो जल्दी जल्दी अपनी तरक्की कर सकते हैं और थोड़े ही समय में ज़्यादा अनाज पैदा कर सकते हैं। उसके लिए हमने 3 नीतियाँ अपनाई। सबसे पहले तो हाई यील्डिंग बीज वैरायटी, हाइब्रिड बीज बोलते हैं ना, हाइब्रिड बीज, गांव में हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड बीज होते हैं मतलब हाई क्वालिटी के बीज, जिसके जो पौधे हैं वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के द्वारा बहुत अच्छे बना दिए जाते हैं, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। खाद के जो कारखाने हैं, जो खाद होती है यूरिया वगैरह, पोटास, पहले खाद नहीं डालते थे, जैविक खाद डालते थे, मैं उसका नुकसान भी बताऊंगी आपको। फर्टिलाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया गया और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया। पेस्टिसाइड का मतलब जो होते हैं कीड़े मकोड़े मारने वाली जो दवाएं होती हैं, जो आप अपने घर में कोल्फिडोर, मोनो ये देखते हो, ये उसी टाइम आई थी और इनका प्राइस रेट बहुत ज़्यादा होता था, तो उनको, किसानों को सब्सिडी दी गई इस बात में। जैसे अब भी खाद के जो कट्टे होते हैं उन पर सब्सिडी दी जाती है। द गवर्नमेंट आल्सो गिव ए गारंटी टू बाय द प्रोड्यूस ऑफ फार्मर एट द गिवन प्राइस। और ये भी इंश्योर किया गया कि फार्मर्स को हम एक मिनिमम प्राइस रेट पर आपकी अनाज खरीदेंगे। आजकल किसान आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मिनिमम प्राइस कम हो जाएगा, तो उस टाइम प्राइस दिए गए कि आप पैदा कीजिए, हम आपको प्राइस भी देंगे। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ व्हाट वाज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। इस बिगिनिंग को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन में पता चल गया, ऐसी रेवोल्यूशन जिसमें खेती को बढ़ावा देने के लिए या प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए हाइब्रिड बीज, इरिगेशन सिस्टम और पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर का प्रयोग किया गया। और ये ज़्यादातर उत्तर भारत में काम आई हुई ये चीज़ें। उत्तर भारत के लोगों ने, खासकर जो पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, इन्होंने ज़्यादा फ़ायदा उठाया। आज भी देखोगे जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो हरियाणा, पंजाब से ही आते हैं। गेहूँ, चावल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हरियाणा, पंजाब, यूपी से ही होता है।
द रिच पीजेंट, जो धनी किसान थे, एट द लार्ज लैंडलॉर्ड वर द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ दिस प्रोसेस। बड़े बड़े जिसके खेत थे वो ज़्यादा इस प्रोसेस से धनी हुए। द ग्रीन रेवोल्यूशन डिलीवर्ड ओनली ए मॉडरेट एग्रीकल्चर ग्रोथ, मेनली ए राइज ऑफ व्हीट प्रोडक्शन। लेकिन देखो साथ साथ में ये भी करना, जैसे मैं गुण पढ़ा रही हूँ या जैसे इसकी फीचर पढ़ा रही हूँ कि बड़े लैंडलॉर्ड को इसका फ़ायदा हुआ तो छोटे को नहीं हुआ। जो दाल वगैरह बाजरा वगैरह उगाते थे उनके लिए ये ग्रीन रेवोल्यूशन किसी काम की नहीं थी। दूसरी बात है, जो मॉडरेट एग्रीकल्चर ग्रोथ थी वो सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में थी। गेहूं और चावल के मतलब गेहूं और चावल का ही प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था। जो दूसरी चीज़ें थी वो सारी ख़त्म होती जा रही थी। आज भी देखोगे जो बहुत तरह की दालें हमारे खेतों में उगती थी, चने उगते थे, वो वैरायटी ख़त्म हो गई और गेहूं चावल पे डिपेंड हो गया। तो जो अन्न के भंडार वो इतने भर गए, एक्सेस हो गया। एक्सेस कोई भी चीज़ बुरी होती है। अब उसकी खपत कम हो गई। खपत कम होने की वजह से सरकार को अब लगता है कि किसानों को कुछ और बोना चाहिए। अब मैं ये सारा चीज़ें जो है वो कहाँ खपाऊँ। तो इस वजह से जो किसान है अब उनको सरकार प्रेरित कर रही है कि वो दूसरी फसलों पर ध्यान दें। तो इस तरह से प्रोडक्शन राइस का और व्हीट का ज़्यादा हुआ एंड रेज द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड इन द कंट्री। और उस समय जब देश की ज़रूरत थी तब तो फूड की बढ़ोतरी हुई। बट एक दूसरी बात, इंक्रीज द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब जो पैसा है देश का या पावर थी वो एक जगह सिमटने लगी। हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी में ही ज़्यादा ताकतवर लोग उभर कर आए, जो धनी हो गए। दूसरे जो इलाके थे जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान में जहाँ दूसरी खेती होती थी वो बैकवर्ड होते गई चीज़ें। गिवन प्राइस, दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द कॉल्ड द ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम पढ़ रहे थे, बट इंक्रीज द पोलराइजेशंस बिटवीन क्लास एंड रीजन। जातियों में बहुत ज़्यादा गैप आ गया क्योंकि जो बड़े लैंडलॉर्ड थे वो पहले ही उन जातियों के लोग थे तो उनको प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगी। क्षेत्र वाइज जैसे हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी ये बहुत ज़्यादा धनी हो गए तो दूसरे क्षेत्र पिछड़ गए। सम रीजन लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश बिकम एग्रीकल्चर प्रोपेरियस। ये एग्रीकल्चर रूप से बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गए। वाइल अदर रिमेन्ड बैकवर्ड, दूसरे बैकवर्ड रह गए। द ग्रीन रेवोल्यूशन हैड टू अदर इफेक्ट्स। ग्रीन रेवोल्यूशन के दो और इफेक्ट थे। देखो साथ साथ में मैं नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों पूछे जा सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या थे और नेगेटिव इफेक्ट्स क्या थे, तो आपने इसमें से क्वेश्चन बना लेना है। One was that in many parts the stark contrast between the poor peasantry and the landlord produced condition favorable for the। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन जो स्थितियां पैदा हुई वो धनी किसानों के फेवर में थी, ना कि गरीब लोगों के हक में। लिफ्टिंग ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइज द पुअर peasants। Secondly, the Green Revolution also resulted in the rise of what is called the middle peasant section। और जो बिचौलिए किसान होते हैं जैसे जिसकी 10 एकड़ से ज़मीन कम होती है उनका भी बड़ा उत्थान हुआ। There were farmer with medium size holding who benefit from the change and soon embraced politically influentially। और आपको पता है उत्तर भारत तो वैसे ही पावर में ज़्यादा रहता है। इस तरह से वो जातियाँ जो पहले लैंडलॉर्ड्स थी वो पहले ही पॉलिटिकल में डोमिनेट करती थी, लेकिन जब अब नया पैसा आ गया तो वो और भी पॉलिटिकली क्या हो गई, और भी पॉलिटिकली ज़्यादा इन्फ्लुएंस उनका ज़्यादा हो गया पॉलिटिक्स में। मतलब इस तरह के किसान जो ग्रीन रेवोल्यूशन से फ़ायदे से पावरफुल बने वो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर असेंबली में भी चुनकर आए। लेकिन इसका एक बहुत सारा नुकसान ये हुआ, जो पेस्टिसाइड्स के प्रयोग थे उससे बहुत सारे जो खेत के एक इकोसिस्टम होता है उस पर जीवित रहने वाले पक्षी, पशु, कीट, पतंगे वो ख़त्म होने लगे। जैसे अब आग लगा देते हैं तो उससे जो जितने भी जीवाणु हैं जो एक ऐसे जीवाणु हैं जो बेनिफिशियरी होते हैं किसान के लिए, वो भी
वो भी खत्म होने लगे, और बहुत सारा जो इकोसिस्टम है वो इन चीजों के कारण, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके कारण बदल गए थे। दूसरी बात, जो किसान ने बीज बनाए, अब देखो आप इस टाइम जो कपास की फसल है वो सारी मुरझाई हुई है, खत्म हो गई है, तबाह हो गई है। और उसका कारण ये है कि हाइब्रिड बीज के कारण जो जीवाणुओं में परिवर्तन हुआ वही उसके एंटी जीवाणु पैदा होते गए, और जो जीवाणु एंटी जीवाणु पैदा हुए धरती में, या जो भी कीटाणु पैदा हुए, उनका कोई पेस्टिसाइड उन पे असर ही नहीं करती। वो ऐसे कीटाणु जीवाणु पैदा हुए जिनको खत्म करने की कोई चीज ही नहीं हो, जिन पर किसी भी दवाई का असर नहीं होता, और इस वजह से उनकी जड़ें सुखाने में वो कामयाब हो जाते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो इरिगेशन है, इरिगेशन ज़्यादा, जैसे आप देखोगे पंजाब में कुछ साल पहले, अब तो सरकार ने बैन लगा दिया, 3-3 फसलें ली जाती थी। धरती को ऐसे बना दिया उन्होंने, वहाँ यूरिया की मात्रा जो है वो 1100 TDS हो चुकी है पानी में, पानी पीने लायक नहीं रहा। धरती का जो पानी है उसका शोषण हो गया, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हुआ, और इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ सेम की समस्या शुरू हो गई। ठीक है ना। तो इस तरह से, और धीरे धीरे अब जो कमर्शियल खेती है वो गले की फांस बन गई है। हमें दूसरी हरित क्रांति की ज़रूरत पड़ गई है जो इस सभी नेगेटिव इफेक्ट्स को रिमूव कर सके। अब लेटर डेवलपमेंट में क्या है, द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया took a significant turn from the end of 1960s. You will see in the chapter 5 how this Nehru death, the Congress system encountered difficulties. ये बाद की बातें हैं जो हमने 5वें और 6 में चैप्टर में पढ़ी कि किस तरह से नेहरू की डेथ हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने जो फूड क्राइसिस है, या जो जो लड़ाइयाँ थी भारत की पाकिस्तान के साथ 1965 की, वो जीती, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत थोड़ा रहा, और 1967 से लेकर 1977 तक लगातार इंदिरा गांधी का शासन भारत में रहा, और उनके टाइम भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भारत में हुई। ग्रीन रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया गया, स्पेस जो रिसर्च थी वो उनको बढ़ावा दिया गया। 2-3 चीज़ें और छूट गई हैं पीछे, इनको देख लेते हैं। एक तो आपकी जो है वाइट रेवोल्यूशन, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, खेती से संबंधित है, उसी तरह से जो वाइट रेवोल्यूशन है वो मिल्क से संबंधित है। अगर आप अमूल, ये लड़की को आप देखते हो हमेशा, ये ऐड आती थी अमूल की, अभी भी नेशनल चैनल पे देखोगे तो आप ये ऐड आती है। अखबार में भी हर पॉलिटिकल जो इवेंट होते हैं उसके कार्टून बना के डाले जाते हैं। ये अमूल डेयरी का ऐड है, और ये क्या था, ये कोई बड़ी किसी बिजनेसमैन या कोई सरकारी संस्था नहीं थी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव का मतलब जिसमें लोगों की भागीदारी है। कुछ एक हमारे मिल्क मैन थे वर्गीस कुरियन, 2-3 साल पहले उनकी अभी डेथ हुई है। वर्गीस कुरियन ने कुछ औरतों को मिलाकर, जो गायें वगैरह पालती थी, भैंस वगैरह पालती थी, उनको मिलाकर एक डेयरी शुरू की। आज उस डेयरी में कम से कम 3000 मेरे ख्याल से लाखों महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और वो क्या करती हैं, अपना दूध जो है वो दूध डेयरी में पहुंचा के आती हैं, अपनी भैंसें वगैरह पालती हैं, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट होता है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में या कुछ ग्रुप्स के हाथ में नहीं चला जाता। जितना भी फायदा होता है वो सभी लेडीज को इक्वली जाता है। ठीक है। और इस वजह से दूध, जैसे अमूल दूध है वो, उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा है। उससे जो गुजरात में है एक दूध की क्रांति आ गई, मतलब हर व्यक्ति तक दूध पहुंचा, और दूसरी बात उससे इनकम भी बहुत ज़्यादा हुई। तो ये हमारे यहाँ ग्रीन मिल्क जो रेवोल्यूशन थी, वाइट रेवोल्यूशन जिसके नाम से जाना जाता है, उसका एक फेमिलर जिंगल है। जिंगल का मतलब जो एक गाना, एक ऐड में गाया जाता गाना, अटरली बटरली डिलीशियस एंड द एंडिंग फिगर ऑफ द लिटिल गर्ल होल्डिंग ए बटर टोस्ट। और उसमें आप देखोगे कि बटर टोस्ट लिए लड़की होती है। ये अमूल डेयरी की
एडवर्टाइजमेंट है। ये भी एक सक्सेसफुल स्टोरी है कोऑपरेटिव डायरी की। वर्गीस कुरियन जो थे वो उनका निक नेम था मिल्क मैन ऑफ इंडिया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये जानना आप। ग्रीन रेवोल्यूशन के कर्ता कौन, रेवोल्यूशन के हमारे यहाँ किसे जनक माना जाता है, मिल्क मैन किसे कहा जाता है, तो वर्गीस कुरियन को माना जाता है मिल्क मैन ऑफ इंडिया। प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द स्टोरी ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिट दैट लॉन्च्ड अमूल। ये गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन है जिसने अमूल को लॉन्च किया था। और ये है आनंद, एक टाउन है गुजरात में, अमूल डेयरी वहाँ स्थित है, वहाँ से आंदोलन चला था। और अब जो है 2.5 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर हैं, मतलब 2.5 मिलियन 25 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं। मतलब किसी के एक भैंस है, किसी की एक गाय है, किसी के ऐसे। द अमूल पैटर्न बिकम ए यूनिकली अप्रोप्रिएट मॉडल ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलाइवेशन। ये गरीबी, ग्रामीण विकास, गरीबी को दूर करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए एक प्रतीक बन गया था ग्रीन रेवोल्यूशन। 70 में ये शुरू हुआ था, 1970 में। इसे कहते हैं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है मिल्क प्रोड्यूसर की, और इसमें लाभ जो है वो किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलता। इसमें सभी जो 2.5 मिलियन लोग हैं इसके इक्वली पार्टी शेयर होल्डर हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो भारत में आया। उसके बाद कुछ और डेवलपमेंट है, ये हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। एक इसमें रहता है नीति आयोग। मैंने योजना आयोग के बारे में आपको डिटेल से बताया था। नीति आयोग एक ऐसी संस्था है जो मोदी सरकार ने जो पैटर्न था हमारा योजना आयोग का, उसको बदलकर रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया। अब पहले योजना आयोग नीतियां भी बनाता था, उनको लागू भी करता था। एक ऐसी संस्था बन गई थी जिसमें दूसरों की कोई सुनवाई नहीं थी, सेंट्रलाइज्ड थी। लेकिन नीति आयोग सिर्फ सरकार को रिकमेंडेशन करता है, रिसर्च करता है, आंकड़े देता है, बट वो अपने आप नीति को फाइनलाइज नहीं करता। ठीक है, फाइनलाइज करता है कि करती है हमारी एग्जेक्टिव, हमारी सरकार। अगर सरकार को नीति आयोग के फैसले मंजूर नहीं है तो वो लागू नहीं करती, जबकि योजना आयोग में ऐसा नहीं होता था। तो नीति आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। नीति आयोग हिंदी में इसे बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में इसे ऐसे लिखते हैं नीति आयोग। इसके चेयरमैन भी प्रधानमंत्री होते हैं। पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा जा गया था कि इसके चेयरमैन कौन है। नाम आ जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिख देना, और पूछा जाए कौन होते तो आपने प्रधानमंत्री लिखना है, देश का प्रधानमंत्री। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल NITI। इज ए पॉलिसी थिंक टैंक। ये थिंक टैंक है हमारे यहाँ। थिंक टैंक मैंने जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, जो आइडियाज देते हैं सरकार को, जो प्लानिंग बनाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश विद द एम ऑफ अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका एम क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संपोषणीय विकास, ऐसा विकास जिससे हमारे रिसोर्सेज खराब ना हो, बल्कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी रिसोर्सेज आसानी से मिल सके। कोऑपरेटिव फेडरेशन पे आधारित है बाई फोस्टरिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोऑपरेटिव फेडरेशन का मतलब ऐसा फेडरेशन होता है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट ही सेंट्रलाइज नहीं होती, बल्कि स्टेट्स को भी महत्व दिया जाता है। जैसे मैंने बताया ना आपको कि योजना आयोग सेंट्रलाइज थी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को तो ऑर्डर दिए जाते थे कि आपने सिर्फ ये प्लानिंग हमने तैयार की है और आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। बट नीति आयोग में ऐसा नहीं है। नीति आयोग में स्टेट गवर्नमेंट्स को भी चांस दिया जाता है अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में। इन द इकोनॉमिक पॉलिसी प्रोसेस यूजिंग ए बटन अप अप्रोच, इट्स अल्टरनेटिव इंक्लूड। और इसमें पहले 5 साल के लिए बनते थे ना, 5 साल के लिए बताया मैंने योजना बनती थी। अब ऐसा नहीं है। अब इसमें जो बड़ा विजन है वो 15 साल का होता है, मिड विजन जो होता है वो 7 ईयर का होता है, और सबसे छोटा विजन जो 3 साल का होता है। स्ट्रेटजी और एक्शन, रणनीति भी तैयार की जाती है। रणनीति का मतलब होता है हम क्या करेंगे, और उसके बाद एक्शन भी किया जाता है। बहुत सारी योजनाएं जो है नीति आयोग ने दी है इंडिया को, जैसे अमृत ऐसी संस्था जो है योजना है जो शहरों के विकास के लिए है। डिजिटल इंडिया,
डिजिटल इंडिया ऐसी नीति है जिसके तहत हर गांव में जो वाईफाई कनेक्शन है या इंटरनेट कनेक्शन है उसके द्वारा सरकारी काम होना है। अटल इनोवेशन मिशन, मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर मैंने कृषि रिफॉर्म्स, मॉडल लैंड लेसिंग लॉज, रिफॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग कमेटी एक्ट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इसके अंडर काम कर रही हैं। इवन एजुकेशन के लिए भी ये काम कर रही है, ठीक है। और उसके बाद जो इसका सेटअप है ये देख लो एक बार आप, इसका इस्टेब्लिश हुई थी ये 2015 में, 26 जनवरी 2015 को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी अनाउंसमेंट की थी। एनडीए गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है। नीति आयोग की काउंसिल होगी जिसमें सभी चीफ मिनिस्टर होंगे, दिल्ली और पुडुचेरी के भी मिनिस्टर होंगे क्योंकि ये आपके केंद्र शासित प्रदेश है ना, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वो भी होंगे। इसका वाइस चेयरमैन होगा जो प्रधानमंत्री नॉमिनेट करे और प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो बहुत अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, वो उसके परमानेंट मेंबर होंगे। दीज मेंबर इंक्लूड ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, 4 एक्स ऑफिशियो मिनिस्टर एंड 2 पार्ट टाइम मेंबर, ठीक है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले टू इन्वॉल्व ए शेयर विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, प्रायोरिटी सेक्टर एंड स्ट्रेटजी विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट इन द लाइट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ये है कि हमने नेशनल डेवलपमेंट के लिए प्रायोरिटी तय करना, रणनीति तय करना। प्रायोरिटी का मतलब प्राथमिकताएं तय करना कि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। प्रायोरिटी का मतलब होता है चीज़ों को रैंक वाइज रखना कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में है। एजुकेशन अगर बैकवर्ड है तो एजुकेशन को प्रायोरिटी में रखे जाए। दूसरी बात है टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मैंने बताया कि सेंटर गवर्नमेंट ही सब कुछ ना करे, इसके साथ राज्यों को भी साथ में लेके चलना और जो एक्चुअल में हमारा फेडरल सिस्टम है उसको लागू करना। उसके बाद ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना जिससे विलेज लेवल पर और हायर लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर दोनों में कोलैबोरेशन पैदा हो। कोलैबोरेशन मैंने दोनों समन्वय से काम कर सके। उसके बाद है to ensure on area that are specifically referred to it that interest of the national security and incorporated in economic strategy, देश का की सुरक्षा और देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। उसके बाद टू पे अटेंशन टू द सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी दैट मे बी रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिट। और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव किसी विकास का यही होता है कि उन लीस्ट एडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिसको अभी तक लाभ नहीं मिला, इकोनॉमिक प्रोसेस हुई बट वो उस इकोनॉमिक लाभ में वो कहीं पीछे रह गए, उन लोगों को भी उन लोगों का डेवलपमेंट करना। टू डिजाइन स्ट्रेटजी एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, फ्रेमवर्क एंड इनिशिएटिव एंड मॉनिटर देयर प्रोग्रेस एंड देयर एफिशिएंसी। ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करें, ऐसे लॉन्ग प्लान तैयार करें और धीरे धीरे स्टेप वाइज एफिशिएंसी से कुशलतापूर्वक उनका काम करें। ये सारे जो हैं आप इसमें से स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं या नेट पे भी सारे पड़े हुए हैं। आप 4 कोई भी ऑब्जेक्टिव जो आपको अच्छा लगे वो आप तैयार कर लेना। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।